अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? गाइस, आज की जो वीडियो है ये बहुत समझें बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। जॉब सीकर वीज़ा आपके लिए लेके आए हैं, पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा। आपको किसी किस्म की इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है गाइस, आपने ये ऊपर दिया गया लिंक है एक, ये जो मैंने ओपन किया हुआ है अपने एक्सप्लोरर में, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने पुर्तगाल का जॉब सर्च वीज़ा आपके सामने आ जाएगा। और जैसे ही आपके सामने जॉब सर्च वीज़ा आएगा, आपने इसकी डिटेल्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है और ये समझना है कि पुर्तगाल को आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो गाइस, लेट्स गो, लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग विच दे मेंशन। तो इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या वो उन्होंने बताया है कि किस किस चीज़ को किस तरह से हमने डॉक्यूमेंट करना है। गाइस, बेसिकली जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने नेशनल वीज़ाज़ आएगा। नेशनल वीज़ा के ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो आपके सामने जॉब सर्च वीज़ा आएगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जॉब सर्च पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा, आपने इसकी डिटेल्स को अच्छे तरीके के साथ पढ़ना है। तो मैं आपको वन बाय वन इसकी एक एक लाइन को पढ़ते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि पुर्तगाल को हमसे क्या चाहिए, इस वीज़ा को हासिल करने के लिए वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, अगर हम उसकी डिमांड पूरी कर दें तो आपका क्या ख्याल है कि वो वीज़ा दे नहीं देगा हमें? डेफिनेटली दे विल गिव अस द वीज़ा। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसको हम पढ़ते हैं। द जॉब सर्च वीज़ा इंटाइटल्स its holder to enter and remain in the national territory for the purpose of looking for work, authorizes him to carry out a dependent work activity until the visa expires or until the residence permit is granted। बेसिकली आपने क्या करना है, आपने उनकी टेरिटरी पुर्तगाल में आपने एंटर होना है। एंटर होने के बाद आपने जॉब सर्च करनी है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आप जो हैं अपनी फ़ाइल लॉक करें और आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इस बेसिकली पैराग्राफ का सिर्फ इतना ही मतलब है, आपने जो डिपेंडेंट वर्क है, डिपेंडेंट वर्क का मतलब ये है कि कुछ प्रोफेशंस उन्होंने अपने ऑनलाइन सिस्टम में दिए हुए हैं। उन प्रोफेशंस के अंदर रहते हुए आपने जॉब की सर्चिंग करनी है। सर्च करने के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपने बनाने हैं और आपने सबमिट कर देने हैं रेजिडेंट परमिट के लिए। जैसे हम नादरा में अपना आईडी कार्ड बनाते हैं या किसी भी दूसरी कंट्री में जो मोफा का जो ऑफिस होता है, या आप यूँ कह लीजिए कि जो रेजिडेंट परमिट्स इशू करते हैं उनका जो इंटीरियर मिनिस्ट्रीज़ जो होती हैं, उनमें जाके आपने उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफ़िल करके आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो आपको रेजिडेंट परमिट दे देते हैं। तो इसी तरह से ही यहाँ पर भी होगा। आइए गाइस, हम नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं, पैराग्राफ को। दोनों पैराग्राफ्स हम इकट्ठे ही पढ़ लेते हैं। This visa is granted for the period of 120 days which can be extended for another 60 days and allows only one entry into पुर्तगाल। इस वीज़ा को लेकर के आप सिर्फ 120 दिन तक रह सकते हैं पुर्तगाल के अंदर और एक ही मरतबा आप एंटर होंगे। ये नहीं होगा, ये मल्टीपल वीज़ा अभी भी नहीं होगा, ये एक मरतबा आप एंटर होंगे। 120 दिन तक आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं और आपका ये 120 दिन का जो स्टे है इसमें आप फर्दर 60 डेज़ एक्सटेंड करा सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। द issuance of this visa presupposes the integration of a date with the competent services for granting the resident permit within the period of validity of 120 days of the visa and gives the applicant, after the constitution and formalization of the employment relationship in that period, the right to apply for the residence permit. To do so, you must fulfill the general conditions for the granting
ए टेम्पररी रेजिडेंस परमिट अंडर द टर्म्स ऑफ आर्टिकल 77। देखिए गाइस, इसमें क्या होता है कि आपने प्रोटोकॉल के अंदर कुछ भी करना है ना, वो आर्टिकल्स के हिसाब से चलते हैं। हर आर्टिकल्स के अंदर कुछ कवानीन हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। आप जो जॉब सीकर वीज़ा है, इसमें जब आपको जॉब मिल जाती है, जॉब मिलने के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट और बाकी चीज़ें लेनी है अपनी और सबमिट कर देना है। जिस आर्टिकल के अंडर आप सबमिट करेंगे उसका नाम है आर्टिकल 77। उसका डेफिनेटली कोई फॉर्म होगा जो आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट लगाने के बाद आप उसको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर सबमिट कर देंगे। गाइस, इसके अंदर एक और चीज़ वो बता रहा है, वो ये चीज़ बता रहा है कि विद इन द पीरियड ऑफ 120 डेज़, बेसिकली आपने जब ये वीज़ा अप्लाई करना है तो ऑनलाइन जो सिस्टम है इसका, कॉम्पिटेंट सर्विसेज फॉर गारंटिंग द रेजिडेंट परमिट, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है उनकी, वो आपको ऑटोमेटिकली 120 दिन का वीज़ा, आप उसमें ये नहीं कर सकते 90 दिन मल्टीपल दिस एंड दैट, वो ऑटोमेटिकली उठा के ऑनलाइन सिस्टम आपको 20 दिन अलॉट कर देता है। ठीक है, इसका सिर्फ ये इतना मतलब है। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। वो ये कह रहा है आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में, वंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द वीज़ा फॉर लुकिंग फॉर जॉब और वर्क हैज़ बीन रीच्ड विदाउट द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हैव बीन एस्टैब्लिश्ड and the process of requesting the granting of a resident permit has begun, the visa holder must leave the country। तो जब आपको जॉब नहीं मिलती, आप वहाँ पर अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर लेते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको वहाँ से वापस आना पड़ेगा। लेकिन गाइस, ये इतना मुश्किल नहीं है। वहाँ पे जब आप एक मरतबा एंटर हो जाते हैं तो आप कोई ना कोई रास्ता वहाँ पर निकल आता है, जॉब्स मिल जाती हैं, वहाँ पर स्टे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आप एंटर हो जाते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ वेज़, डिफरेंट सिचुएशंस में जाके आप डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में गाइस आते हैं, इसमें पैराग्राफ में वो ये कह रहा है जी, in these situations you can only submit a new visa application for this purpose 1 year after the expiry of the validity of the previous visa। मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिली वहाँ पर, आप कहते हैं मैंने वापस आना है, आप वापस आ जाते हैं। आप जैसे ही वापस आएंगे और आपका जैसे ही वीज़ा, डेफिनेटली आप वापस कब आएंगे, जब आपका एक्सपायर हो जाएगा वीज़ा, आप वापस आ जाएंगे। फिर उसके 1 साल के बाद आप ये वीज़ा अप्लाई करेंगे दोबारा से। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये कहना चाह रहा है, द रिक्वेस्ट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ स्टे प्रेजेंटेड बाय ए वीज़ा होल्डर टू लुक फॉर वर्क must be accompanied by the proof of registration with the IEFP IP and a statement from the applicant indicating that the conditions of the intended stay are maintained, being assessed, taking into account the reason which justified its concession। मतलब ये है कि आपने जो मकसद आपका है, आपने उस मकसद को पूरा करना है। जॉब सर्च करनी है आपने वहाँ पे, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करें। परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं कर पाते तो फिर आपने वहाँ से वापस आना है। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक चीज़ जो है अप्लाई करने से पहले जो आपने लाजमी करनी है उसको बोलते हैं IEFP। ये बेसिकली क्या है, ये एक अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। इनका एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है, आपने अपने प्रोफेशन को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद आपने उनसे, जब आप उसके सिस्टम के अंदर अपना ईमेल एड्रेस देंगे और अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगे और बाकी डिटेल्स देंगे, विद इन ए 1 डे वो आपको एक ईमेल करेंगे और उस ईमेल में वो आपको एक तरह का इनविटेशन लेटर इशू करके दे देंगे जो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि जी जनरल डॉक्यूमेंटेशन आपने इसमें क्या करनी होगी।
डेफिनेटली आपने एक मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो। आपने क्या करना है, नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एक होगा, ड्यूली कंप्लीटेड एंड साइंड बाय द एप्लीकेंट, ये आपने इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने इसके ऊपर साइन करने हैं। अच्छा, इस नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन की ये शक्ल कैसी होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये इस तरह का एक फॉर्म होता है, ये फॉर्म आपने फिल करना है। आप माशाल्लाह से सब लोग बहुत जिसको क्या इंटेलिजेंट हैं, फॉर्म फिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। हम इंशाल्लाह ताला इस फॉर्म को फिल करके भी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। इसको फिल करना है आपने, इस फॉर्म को अपनी डिटेल्स डालनी है, नीचे साइन करने हैं आपने, बस इस फॉर्म को फिल करना इतना ही है, ठीक है। पिक्चर आपने नहीं लगानी, पिक्चर आपने इसके साथ सिर्फ स्टेपल भी नहीं करनी है, आपने इसके साथ सिर्फ और सिर्फ पिन के साथ अटैच करनी है पिक्चर को, ठीक है। और इसके साथ स्टिक नहीं करनी और स्टेपल भी नहीं करनी। चलें जी, अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट वो आपको ये कह रहा है कि आपने आइडेंटिकल फ़ोटोग्राफ्स, सेम 2 फ़ोटोग्राफ्स लेनी है, पासपोर्ट टाइप, अपडेटेड एंड इन गुड कंडीशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, कि आपका पासपोर्ट अच्छी हालत में होना चाहिए। डेफिनेटली हर किसी का पासपोर्ट अच्छी हालत में होता है, तो ये इसने चीज़ बताई है। पासपोर्ट नेक्स्ट पॉइंट्स में वो ये कहना चाह रहा है, पासपोर्ट एंड अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। बाज़ आपके पास दूसरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी होता है, आप जब किसी दूसरी कंट्री में रह रहे होते हैं और आपके पास पासपोर्ट नहीं होता या कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं तो आपके पास ट्रैवलर डॉक्यूमेंट होता है। तो ये दोनों में से कुछ भी अगर आपके पास है, इसकी वैलिडिटी जिस दिन आपने वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है, उससे 3 महीने ज़्यादा होनी चाहिए उसकी वैलिडिटी, ठीक है। जो भी आपने स्केड्यूल डेट ऑफ रिटर्न, यानी जब आपने वहाँ से वापस आना है, वापस आने की डेट से 3 महीने की ज़्यादा वैलिडिटी उस पासपोर्ट के ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। और उस पासपोर्ट के ऊपर आपकी बुनियादी इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका नाम है, फादर नेम्स होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, रेजिडेंट होता है, आइडेंटिफिकेशन का नंबर होता है। नेक्स्ट हम लाइन में आते हैं, इसमें वो हमें ये कहना चाह रहा है, प्रूफ ऑफ रेगुलर स्टेटस। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं और आप वहाँ पर इलीगल रहते हैं तो आपकी चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप वहाँ पर लीगली रहते हैं किसी भी कंट्री में, आपके पास वहाँ का प्रॉपर रेजिडेंट परमिट है, आप बहरीन में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूके में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं आप, और आप उधर के नेशनल नहीं हैं, आप अगर मान लीजिए आप उधर के सेकंड नेशनल भी हैं, तो आपके पास रेजिडेंट और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस प्रॉपर होनी चाहिए और लीगल होनी चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट आपकी एप्लीकेशन को बूस्ट देंगे कि ये बंदा वहाँ पे लीगली रहता है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं कि आपके पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और इट्स इजीली अवेलेबल ऑनलाइन। तो इसमें आप बेसिकली अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो उसकी कवरेज होगी इसके अंदर। नेक्स्ट लाइन में वो ये कह रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बेसिकली पुलिस क्लियरेंस चाहिए आपको, और 16 साल से जो कम हैं बच्चे उनके लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सऊदीया वगैरह या बहरीन या मिडल ईस्ट की किसी कंट्री में रहते हैं तो बेसिकली तरीक़ाकार ये होता है, सऊदी अरब का तो बेसिकली तरीक़ाकार ये है, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। आपको इंडोर्समेंट लेटर चाहिए होता है अपनी एम्बेसी से, उसको आपने ट्रांसलेट करवाना है, अगर वो अरेबिक में नहीं है मोफा की स्टैम्प करवानी है, पुलिस स्टेशन में जाना है, वहाँ पे सबमिट कर देना है, 1 हफ़्ते के अंदर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब उन्होंने एक्सपायरी डेट उसकी रख दी हुई है, मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने की एक्सपायरी होती है उसकी, ठीक है। और वो भी आपने डॉक्यूमेंट इसके साथ लगा देना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो वो हमसे मांग रहे हैं वो है रिक्वेस्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पोर्चुगीज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड बाय द फॉरेनर्स एंड बॉर्डर सर्विसेज नॉट एप्लीकेबल टू द माइनर्स अंडर 16। अच्छा, ये इसमें बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्म होता है, मैं आपको वो फॉर्म दिखा भी देता हूँ।
वो फॉर्म बेसिकली इस शक्ल के अंदर होता है। ये एक आप ऑथराइजेशन देते हैं पुर्तगाल को कि मुझे कोई मसला नहीं है, आप मेरी इंक्वायरी करवाएं पूरे शेंजन जोन में, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कॉपी ऑफ रिटर्न ट्रांसपोर्ट टाइटल, रिटर्न टिकट आपको चाहिए। प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी of financial resources in the amount of at least 3 times the value of the guaranteed minimum monthly remuneration, जो वहाँ की उन्होंने डिफ़ाइन की हुई है पुर्तगाल के अंदर, जो आई थिंक 780 के करीब है, और आपके पास इसको 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है, और करने के अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ आपको मैं, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपके पास इतने यूरोज़ होने चाहिए, ठीक है। और इतने यूरो अगर आपके पास होंगे तो आप शो मनी करेंगे तो आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। इसी तरह से वो नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज मे बी रिप्लेस्ड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द रिकग्नाइज्ड सिग्नेचर साइंड बाय पोर्चुगीज सिटीजन्स और ए क्वालिफाइड foreign citizens with a document of resident in Portugal which guarantees food and accommodation to the visa applicant as well as the replacement of the cost of removal in case of irregular stay। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका कोई बंदा पुर्तगाल में रहता है, वो अगर आपको जानता है और वो वहाँ का सिटीज़न है या सिटीज़न नहीं है वहाँ का, उसके पास रेजिडेंट परमिट है, तो वो आपकी गारंटी अगर साइन कर देता है, अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर देता है अपनी आपकी एप्लीकेशन के साथ, अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको दे देता है वो, और वो ये शो कर देता है कि हाँ जी मेरे पास 780 मल्टीप्लाई बाय 3 अमाउंट अवेलेबल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बंदे की टेक केयर करने के, आई एम रिस्पॉन्सिबल ईच एंड एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन, सो प्लीज़ ग्रांट द वीज़ा टू दैट गाय। तो ये अगर इस तरह से वो बंदा आपको सपोर्ट कर देता है, दैट्स वेल एंड गुड, इट विल हेल्प टू योर एप्लीकेशन। तो ये एक बूस्ट देगा आपकी एप्लीकेशन को, और आपको सपोर्ट भी करेगा अगर वहाँ का बंदा आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। गाइस नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि ये लास्ट लाइन इसकी क्या कहती है। सिटीजन्स हु साइंस द सेट term of responsibility must have the financial resources in the amount of at least 3 times the value of guaranteed minimum monthly remuneration। तो बात गाइज वही है जो मैंने पहले आपको बताई है, 3 into 780 यूरो उसके पास होना चाहिए। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो इसमें चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो ये हैं, जिसमें क्या चाहिए, डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे, प्रूफ ऑफ द सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर इनरोलमेंट इन द IEFP सबमिटेड ऑनलाइन। ये बेसिकली मैंने आपको बताया था, ये देखिए इंस्टीट्यूटो डो एम्प्रेगो ई फॉर्मेसियो प्रोफेशनल। बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, आपके प्रोफेशन को जो है एनालाइज करता है। आप ये ऑनलाइन सिस्टम है, इस डॉक्यूमेंट का साथ होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाएंगे ये डॉक्यूमेंट तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। कमिंग वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको फिल कैसे करते हैं और ये डॉक्यूमेंट किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक लेटर बहुत खूबसूरत सा हमने बनाना होता है जो हमने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना होता है, वो भी आपको तरीका बता देंगे कि लेटर किस तरह से बनाना होता है, उसमें क्या लिखना होता है। और गाइस वीडियोस बहुत ज़्यादा मेरी लंबी हो गई है, मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करता हूँ और मैं आप तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और उनको भी हेल्प आउट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Thank you so much for watching all the videos. Stay blessed.